जब से मेरी माँ इस बड़े और शानदार बंगले में लगी थी, मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं किसी परिस्तान में आ गया हूँ, जहाँ परियों जैसी हसीन लड़कियां मेरे आसपास घूमती फिरती थी। और उन्हें देखकर मैं अक्सर अपने दिल को संभालने की कोशिश करता था। आखिरकार मुझ में भी जज्बात उभरने लगे थे, क्योंकि मैं भी अब जवानी की दहलीज पर खड़ा था और कब तक खुद को रोके रखता। मगर ये हसीन परियां बहुत संगदिल निकली। दूर से अपने जलवे जरूर दिखाती थी, लेकिन कभी मेरे करीब नहीं आती थी। मगर आज पहली बार जब एक लड़की मेरे पास आई तो मेरा दिल धड़कने लगा और जैसे बेकाबू हो गया। उसने मेरा हाथ थामा और नरमी से कहा कि मेरे साथ घर के एक खास कमरे में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उस लम्हे मुझे लगा कि उससे ज्यादा जरूरी कोई और बात हो ही नहीं सकती। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो क्या बात करना चाहती है। मैंने एक हाथ से उसका हाथ थाम रखा था, दूसरा हाथ अपने दिल पर रखे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो रास्ता बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर था, लेकिन इन चंद कदमों ने न जाने मैंने कितने ख्वाब सजा लिए थे और दिल में कितने ही अरमान जोश मारने लगे थे। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो देखकर मैं शशदर रह गया। मैंने हैरानगी से पूछा कि ये सब क्या है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा कि इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ मुझे शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दी। मैंने फौरन कहा, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे समझाया कि ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं है, मुझे जाने दो। मैं जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाना चाहता था, क्योंकि मेरी नजरों के सामने एक नहीं बल्कि 3 जवान। मेरा नाम आमिर है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और बचपन से ही मेरा दिमाग हमेशा दूसरी चीजों की तरफ लगा रहता और मैं स्कूल से भाग जाया करता था। मेरी माँ की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन मेरी माँ की ये ख्वाहिश सिर्फ उनके दिल में ही दबी रह गई, क्योंकि मेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश कभी पैदा ही नहीं हुई। मुझे तो बस दुनिया की रंगीनियों से ही दिलचस्पी थी और मुझे लड़कियों को दिखना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मेरी उम्र तब इतनी ज्यादा नहीं थी। और अब जब बाप सर पर नहीं रहा तो मेरी माँ ने रोते हुए कहा था कि उस दिन से मैं डरती थी कि तेरा बाप मर जाएगा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि ना तू पढ़ा लिखा है और ना ही कोई हुनर है तेरे पास, तो अब हम क्या करेंगे। और मेरी 2 बहनें भी थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी और उनकी शादी की उम्र तो अभी आई नहीं थी। अगर किसी तरह हो भी जाती तो तब भी मैं क्या करता, क्योंकि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। मैं जगह जगह काम के लिए जाने लगा, लेकिन मेरी बदनामी इस हद तक हो चुकी थी कि मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक बार इसी चौक में खड़े होकर मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसने मुझे गुस्से से कहा था कि अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। लेकिन मैं क्या करता, वो मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी कि मेरे से रहा ही नहीं गया। और पहले मैं इसी चौक में अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा वहां से ठिकाना भी खत्म हो गया और सब लोग मुझे मैली और नफरत भरी नजरों से देखने लगे। मुझे बखूबी पता चल गया था कि अब इस मोहल्ले में मुझे कोई काम नहीं देगा। लेकिन एक दिन एक अमीर आदमी चाय की दुकान के पास से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई, तो मैंने उसकी गाड़ी के पास से आकर खड़ा हो गया, क्योंकि गाड़ी के ऊपर कुछ गर्द वगैरह जमा हो चुकी थी। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस जगह को साफ करने लगा। उसने मुझे देखा और कहा कि गाड़ी को साफ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए हैं तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता हूँ। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा और शायद वो मुझे कोई गाड़ी साफ करने वाला समझ रहा था। मैंने कहा, जी मेहरबानी होगी आपकी, दे दे पैसे। तो उसने मुझे 300-400 रुपए बगैर किसी सवाल के पकड़ा दिए और मैं बहुत खुश हो गया। जैसे ही जाने लगा उसने मुझे आवाज देकर पूछा, क्या तुम सिर्फ यही काम करते हो या कोई और काम भी आता है। तो मैंने कहा, जी काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई देता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। और उसने मुझे गौर से देखा और कहा कि दिखने में तो तुम किसी अच्छे घर के लगते हो। मैंने कहा कि जी वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, इसीलिए अचानक ही हालात खराब हो गए हैं। तो उसने कहा, मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। मैंने फौरन कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे भी वो आदमी बहुत अच्छा लगा था, जिसने बगैर किसी वजह के मुझे इतने सारे पैसे दे दिए थे। तो मेरा दिल यही कह रहा था कि अगर मैं उसके साथ काम करूंगा तो वो मुझे उस काम के बदले में अच्छे खासे पैसे देगा। उस अफसर ने मेरे घर पर एक नौकरी है। उसने कहा, घर की चौकीदारी करने का काम है, तुम्हारी उम्र तो कम है लेकिन दिखने में तुम बहादुर लगते हो। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मेरे रहते हुए घर पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। उसने कहा, घर को सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं बचाना, घर को अंदर के लोगों से भी बचाना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या मतलब। मैं ये बात समझा नहीं था। उसने कहा, नौकरी करना चाहते हो तो मेरे पते पर आ जाना। उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया। मैंने जाते जाते उसकी गाड़ी को देखा। मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ा सेठ है। जब मैं वापस घर गया तो मेरी अम्मी बैठी रो रही थी
उन्होंने कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है। मैंने कहा 2 मिनट रुके, मैं आता हूँ। वापस चला गया और जो पैसे मुझे सेठ ने दिए थे मैंने उससे 2 वक्त की रोटी ले ली। मेरी माँ खुश हो गई। उन्होंने कहा कि तुझे काम मिल गया है। मैंने कहा हाँ, मुझे काम मिल गया है, कल से मैंने जाना है। मेरी माँ बड़ी खुश हो गई थी। मैं अगले दिन उस बड़े साहब की कोठी पर पहुंच गया। घर तो बहुत बड़ा था और खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि गेट के पास एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पर रहने के लिए मुझे जगह भी मिल जाती। वैसे भी मेरा घर में क्या काम था, मेरी एक माँ थी, 2 बहनें, लेकिन मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चौकीदारी का काम करना है और आंखें बहुत ज्यादा खुली रखनी है। तुम्हें महीने के 15,000 रुपए दे देंगे। मैं इस बात पर बहुत खुश हो गया। हमारा इतना ही खर्चा था। मैंने कहा कि मैं कब से काम पर आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि चाहो तो आज से। मैंने कहा बस समझे, मैं आ गया हूँ। उन्होंने मुझे पहले महीने की तनख्वाह भी एडवांस ही दे दी। उन्होंने कहा कि दिल लगाकर काम करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। शाम हुई तो मैंने टेरेस पर देखा, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद मुझे किसी खूबसूरत लड़की का ख्वाब आ रहा है, क्योंकि ऐसी लड़कियां तो ख्वाबों ख्यालों में ही आ सकती हैं। लेकिन वो वहीं पर खड़ी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। हवा चलने की वजह से उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर उड़ उड़ कर गिर रही थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी वो। थोड़ी देर के बाद उसे कोई और लड़की बुलाने के लिए आई तो वो इससे भी ज्यादा हसीन लगती थी। और एक लड़की नीचे खड़ी थी जो इन दोनों को आवाज दे रही थी। जब मैंने इसको देखा तो मैं हैरान रह गया। ये तीनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। माली अपना काम कर रहा था। जब मैंने माली से पूछा कि ये तीनों कौन है, तो उसने कहा कि ये इस घर की मालकिन है, बड़े साहब की बेटियां हैं। मैंने कहा अच्छा, अब मैं समझा कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों हैं। अमीर लोग तो खूबसूरत ही होते हैं, अपना ख्याल जो इतना रखते हैं। वो तीनों कहीं जा रही थी, गाड़ी लेकर निकल गई। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा, शायद सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले कभी नजर नहीं आया था। लेकिन इससे ज्यादा मेरे बारे में कुछ ना सोचा होगा, और सोचेंगे भी क्यों। मैं तो इस घर का नौकर था। जिससे इंसान किसी को पसंद करता है तो उसे गलतफहमी होती है। वो सोचता है कि अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो शायद वो भी मेरे बारे में सोच रहा हो, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। मेरी उम्र ही ऐसी थी कि मैं ख्वाबो ख्याल में रहने वाला लड़का था, और फिर ये लड़कियां इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि उनको देखकर किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता था कि मैं परिस्तान में आ गया हूँ और ये परियां हैं। उनके हंसने, मुस्कुराने और किलकारियां मारने की आवाजें मेरे कानों में गूंजती थी। उनकी आवाजें सुनकर मैं पागल हो जाया करता, लेकिन अपने दिल को समझा कर ही रह जाता। एक दिन उनके वालिद साहब प्लान में बैठे हुए थे, इसीलिए मैं अपने काम को इस तरह से करने की कोशिश कर रहा था जैसे बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद अपने पास बुला लिया और कहा कि बैठो और मेरे लिए चाय मंगवा लो। वो अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर में कुछ पुराना सामान पड़ा है, अगर तुम ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। मैंने सामान की तरफ देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो सामान बिल्कुल भी पुराना नहीं था। मैंने कहा कि साहब, आपका ये सामान तो अच्छे पैसों में निकल सकता है। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो ले जा सकते हो। मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं चाहिए होगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब लोग वफादार होते हैं, इसीलिए तो तुम्हें काम पर रखा है। थोड़ी देर के बाद उनकी तीनों बेटियां भी वहां आ गईं। मैं जमीन से उठकर एक तरफ हाथ जोड़े खड़ा हो गया। उनमें से एक लड़की ने कहा कि आपका ये नया नौकर तो बड़ा तमीज वाला लगता है। सेठ साहब ने कहा कि हाँ, तमीज वाला भी है और अच्छे खानदान से भी है। अच्छे खानदान के लोगों में ऐसे ही तमीज होती है। अल्लाह तुम लोगों को भी तमीज देगा। तुम लोगों का भी खानदान अच्छा है, लेकिन तमीज तुम लोगों में नहीं है। उन्होंने तो मेरे सामने ही उनकी बेइज्जती कर दी। मुझे लगा कि वो इस बात को महसूस कर जाएंगी। मैं दिल ही दिल में ये सोचने लगा था कि सेठ साहब ने अच्छा नहीं किया, मगर उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने महसूस ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी दे दें, हमने सैर करने जाना है। तो साहब ने फौरन मना कर दिया और कहा कि कोई गाड़ी नहीं है, आराम से बैठ जाओ, शाम हो चुकी है। अब उसके बाद तुम लोगों ने कहाँ जाना है? अभी जाओगी तो वापस कब आओगी? उन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी, मगर वो वापस चली गईं। मैंने कहा आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं। सेठ साहब ने मुझे अचानक देखा। मैंने फौरन कहा कि अच्छी तरबियत की लगती हैं। मेरे मुंह से बात निकल गई थी। अब मुझे बात को कवर करना था। उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। वो सिर्फ शक्ल सूरत की अच्छी हैं, तरबियत की नहीं। और मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी कि तुम्हें चौकीदारी पर इसीलिए रखा है कि तुम जवान हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी, मेरी बेटियों पर भी नजर रखनी है, किसके साथ आती हैं, किसके साथ जाती हैं, ये सब कुछ तुम्हें पता करना होगा। अगर किसी लड़की के साथ भी आए तो इस लड़की का चेहरा भी याद रख लेना, क्योंकि मैं कभी भी तुमसे रिपोर्ट ले सकता हूँ। उन्होंने तो मुझे ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी थी जैसे कोई बड़ी अहम बात हो।
शायद उन्हें अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं था। और वही हुआ, सेठ साहब ने तो उनको गाड़ी नहीं दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी लिए दरवाजे पर आ गई और मुझे कहा कि दरवाजा खोलो। मैंने कहा, आपको तो गाड़ी नहीं दी गई थी, फिर आपने गाड़ी कहाँ से ली है? लगता है उन्होंने चाबियां उठा ली थी, क्योंकि उनकी शक्लों से लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने कहा, आप इधर ही रुके, मैं सेठ साहब को फोन करने लगा हूँ। तो एक लड़की फौरन मेरे पास आ गई और बोली, खबरदार, जो तुमने अब्बू को फोन किया तो तुम्हारा काम है दरवाजा खोलना। दरवाजा खोलो, हमने जाना है, जल्दी करो। उसने मुझे 5,000 का नोट पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने नोट पीछे कर दिया और कहा कि मैं अपनी वफादारी 5,000 में तो क्या 5 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा। मैंने कहा कि मैं पहले सेठ से पूछ लूं कि आप लोगों के लिए दरवाजा खोलूं या नहीं। उन्होंने कहा कि दफा हो जाओ पीछे, और खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे को ताला लगा हुआ था। चाबी मेरे पास थी, छोटा सा दरवाजा ही खुला हुआ था जिससे लोग आना जाना करते थे, और इसमें वो गाड़ी समेत तो नहीं निकल सकती थी। उन्होंने कहा कि चाबी देते हो या नहीं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा कि ये तो बड़ा ही बदतमीज है। मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, हमारा प्लान रह गया है, हम वापिस आ रहे हैं। उसका मतलब साफ यही था कि वो चोरी चोरी जा रही थी, तभी तो गाड़ी को इतनी कम रफ्तार में चला के आई थी ताकि शोर ना करे, जबकि जगह तो काफी खुली थी। खैर, वो वापस चली गई। मैंने भी फिर फोन करके सेठ साहब को ये बात बता दी, क्योंकि मैं अपने नंबर बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया तुमने, बस इसी तरह मुझे बताते रहा करो, ये कोई टाइम नहीं है बाहर जाने का। 2 दिन बाद सेठ साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने मुझे ही फोन किया, मैं फौरन उनके कमरे में चला गया। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। उन्होंने कहा कि दराज में दवाई पड़ी है, बस मुझे वो दे दो। मैंने उनको दवाई दे दी और मुझे ये भी कहा कि थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ, कहीं मेरी तबीयत फिर से खराब हो जाए। मैं हैरान था, उनकी 3 जवान बेटियां हैं, वो उनको क्यों नहीं बुलाते? वो भी तो परेशान होंगी, उनके बाप की तबीयत खराब है। मैंने ये बात कर दी तो उन्होंने कहा कि उनको कोई सरोकार नहीं मेरी बीमारी से। मैं गरीब आदमी का बेटा था, मैंने उस पहले दिन से दौलत नहीं देखी थी। खुद सब कुछ कमाया है, लेकिन वो अमीर बाप की बेटियां हैं, पहले दिन से उन्होंने दौलत देखी है। उनको क्या पता कि तंगी क्या होती है, भूख क्या होती है। वो तो बस जिंदगी के मजे लूटने के लिए आई हैं। मुझे अपनी बेटियों पर शक है, मुझे लगता है कि उन सब का किसी के साथ ताल्लुक है। मुझे लगता है कि मेरी बेटियां सनाकारी में मुलविस हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी बेटियां हैं, आपका खून है उनके अंदर। उसने कहा कि बात सिर्फ खून की नहीं, तरबियत की होती है, और उनकी माँ भी ऐसी ही थी। उसको भी जिंदगी से और कोई मतलब नहीं था, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, बस पैसे उड़ाती थी, मजे करती थी, शॉपिंग करती थी। उसी ने इनकी तरबियत ऐसी की है। उसने उनके दिमाग में ये बात डाल दी है कि कुछ भी हो जाए, अपनी जिंदगी को जीना और अपनी आजादी को खत्म न होने देना। वो भी इस दुनिया से अचानक ही चली गई, क्योंकि एक हादसे का शिकार हो गई थी, वरना अभी वो भी इनके साथ मिली होती और इस घर में 3 की जगह 4 मुसीबतें होती। मुझे लगा कि वो बीमार है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर बाकी नौकरों ने भी कहा कि बड़े साहब अपनी बेटियों को कई दफा इस तरह की हरकतें करते हुए पकड़ा है। एक दफा तो बहुत बड़ा मसला बन गया था, पुलिस केस हो गया था, लेकिन बड़े साहब ने अपना रोब इस्तेमाल किया और अपनी बेटियों की जान बचा कर लाए। इसीलिए तो तुम जवान को रखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो चौकीदार था वो बूढ़ा था, वो सोया रहा करता और उसे पता ही ना चला। बात कुछ इस तरह की हो गई थी कि जब से मैं नौकरी पे गया था, साहब की बेटियां जैसे इस घर के अंदर कैद होकर रह गई थी, क्योंकि जैसे भी हालात होते, वो कहीं भी जाने की कोशिश करती तो मुझे बताकर ही जाना पड़ता था। मैं फौरन साहब को फोन कर देता। उसी कमरे में एक इंटरकॉम पड़ा हुआ था और उसके साथ ही मैं राब्ता करता था। अगर वो कहते कि जाने दो तो मैं जाने देता, नहीं तो मैं गेट ही नहीं खोलता, और चाबी मेरी जेब में होती थी। मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे ही इस घर का मालिक हूँ, क्योंकि उस घर में जो भी आता था मेरी मर्जी से ही आता था। सेठ साहब बीमार थे, वो खुद भी ज्यादा बाहर नहीं जाते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अपनी आंखें खुली रखना, और मैंने उस काम को बड़ी संजीदगी से किया था। सेठ साहब ने मुझे काफी सारा सामान दिया, मेरा घर सामान से भर गया। हम गरीबों के लिए तो ये सामान बिल्कुल नया था। उन्होंने मुझे 15,000 महीने पर रखा था, लेकिन आते जाते वो मुझे कुछ न कुछ देकर जाते, और मेरा महीना 20 से 25,000 रुपए में चला जाता था। मेरी अम्मी और बहनें भी बहुत खुश थी। मैं घर में पैसे ला रहा था। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी तुम घर में इतने पैसे लेकर आ रहे हो जितने आजकल पढ़े लिखे नौजवान कमाते हैं। मैंने कहा कि बस किस्मत की बात होती है, और मैं हर तरह से खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, और वो तूफान इन्हीं लड़कियों की वजह से आएगा। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, आंखें सेकने के लिए अच्छा सामान था, क्योंकि जाहिर है कि वो मेरी हो तो नहीं सकती थी, और उनका मेरे से कोई वास्ता भी नहीं हो सकता था।
लेकिन दूर दूर से देखता था तो अच्छा लगता था, रौनक लगी रहती थी, टाइम अच्छा गुजर जाता था। वरना एक चौकीदार के पास करने के लिए होता ही क्या है। मैं फोन भी इस्तेमाल नहीं करता था और मेरे पास बड़ा वाला फोन वैसे भी नहीं था। अब इन लड़कियों ने बाहर आना जाना बहुत कम कर दिया। उनकी बड़ी वाली बहन ने तो बिल्कुल ही बाहर आना जाना कम कर दिया। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे सेठ साहब ने कहा कि जब से तुम आए हो लगता है कि ये सीधी हो गई हैं। जाहिर है कहीं जाएंगी नहीं तो कुछ गलत भी नहीं होगा। घर में रहेंगी तो महफूज रहेंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैद करके रखना पड़ता है, उसी में उनकी भलाई होती है और उनकी बाकी हरकतें भी बात बड़ी अजीब लगती है। लेकिन मेरी बेटियां इसी काबिल हैं। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन शाम का टाइम था, सेठ साहब भी घर पर नहीं थे और मैं गेट के आगे ही बैठा था। आज मौसम भी कुछ परेशान सा लग रहा था। सुना था कि आज पूरे मुल्क में हड़ताल है और सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसीलिए आज का दिन बहुत ही बोरिंग गुजर रहा था। साहब भी घर बैठे बैठे बोर हो गए तो वो अपने एक दोस्त के घर चले गए। उनके पास तो अपनी गाड़ी भी थी, नहीं तो आज ट्रांसपोर्ट की भी हड़ताल थी। मैं खैर से बैठा ही था कि उनकी छोटी बेटी मेरी तरफ आने लगी। मैंने कहा अब इसको क्या हो गया, जरूर कोई काम करने आई होगी, क्योंकि आज नौकर भी छुट्टी पर था और शायद उसने कुछ मंगवाना था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा काम यहाँ पर बैठना है, उनका सामान लाना नहीं। उसने कहा कि मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ आओ। अभी उसने ये बात बोली साथ ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान रह गया। उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा क्या बात है, मुंह से बोलो, मुझे कहाँ लेके जा रही हो। उसने कहा कि बात ही ऐसी है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ साथ ले जाने लगी। मैंने कहा आराम से, मैं आ रहा हूँ। वो तो मुझे घर के अंदर लेकर जा रही थी। थोड़ी देर के बाद ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो मुझे अपने कमरे में ले जा रही है। मैंने कहा कि ये क्या बात है, जो भी कहना है इधर ही कह दो। मुझे लगा कि ये लड़कियां मुझसे जान छुड़वाने के लिए कोई प्लान बना रही हैं। मुझे कमरे में लेकर जाएंगी और बाद में कहेंगी कि इसने तो हमारी इज्जत पर हमला कर दिया है और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं नौकरी से निकल जाता तो मैं तो बर्बाद हो जाता। मेरा घर भी चल रहा था और मेरी इज्जत भी बनी हुई थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कमरे में नहीं आऊंगा। मेरे यूं कहने पर वो मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गई और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी बड़ी बहन के यहाँ विलादत होने वाली थी। वो बहुत तकलीफ में थी, शायद वो माँ बनने वाली थी। उसका मतलब ये था कि सेठ साहब की बात बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा, तभी उन लोगों के साथ सब कुछ हुआ। वो दर्द से चिल्ला रही थी। उसने कहा कि कुछ भी करो, किसी तरह किसी डॉक्टर के ले आओ या हमें बाहर ले जाओ। गाड़ी तो सेठ साहब लेकर गए थे। मैंने कहा अपने बाप को फोन करो, वही मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हम उनको नहीं बता सकते, अल्लाह के नाम पर हमारी मदद करो। मैंने कहा तुम लोगों ने उल्टे सीधे काम किए हैं, अब अल्लाह के नाम पर मदद मांग रही हो। उसने कहा कि अगरचे हमने उल्टे सीधे काम किए हैं तो जरूर सजा के मुस्तहिक होंगे, लेकिन क्या ये सही है कि हमारी जान ही चली जाए? ये हमारी बड़ी बहन है, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम बड़े साहब को क्या जवाब दोगी? मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी निकाल देता हूँ। गाड़ी निकाली और हम उस लड़की को अस्पताल लेकर चले गए। वहां जाकर पता चला कि वो माँ तो बनने वाली थी, लेकिन अभी इब्तदाई दिन थे और बच्चा जाया करना चाहती थी। इसीलिए उसने कोई दवा खा ली थी जिससे उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि सेठ साहब को भी बताना पड़ा, क्योंकि जब वो घर आए तो ना मैं वहां था और ना ही उनकी बेटियां। वो बार बार मुझे फोन कर रहे थे, तब मैंने उन्हें सच बता दिया। वो सब कुछ भूल कर बस इसी बात पर परेशान हो गए कि कहीं उनकी बेटी की जान न चली जाए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी ने जो किया है वो बहुत गलत था, न जाने इसने कौन सी दवा खा ली है, वो भी ऐसे वक्त में जब उसे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए थी। हम शायद इसे बचा न सकें। आप लोग कुछ देर के लिए इसके पास जा सकते हैं क्योंकि वो आप सबको बुला रही है। वो लोग चले गए और अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। वो लड़की माफी मांग रही थी, कह रही थी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, अपनी हदूद पार की, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी बहनों को भी समझा रही थी कि अल्लाह ने अगर हुस्न दिया है तो उस पर गरूर ना करो, उल्टे सीधे काम ना करो, अपनी हदूद में रहो। औरत जब तक अपनी हद में रहती है तभी महफूज होती है। कुछ देर बाद उसकी तबीयत मजीद बिगड़ गई तो डॉक्टरों ने उन लोगों को बाहर निकाल दिया और 15 मिनट बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो उसने कहा कि हम आपकी बहन को नहीं बचा सके, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था जिससे उसकी जान चली गई। दोनों बहनें बुरी तरह रोने लगी और सेठ साहब भी अपना सर पकड़कर बेंच पर बैठ गए। मैं उन्हें तसल्ली देने लगा तो उन्होंने कहा कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। मैं लाख समझाता था, ऐसा भी कौन सा हुस्न आ गया था जो इनसे संभाला नहीं जा रहा था। वो दोनों लड़कियां सेठ साहब के कदमों में बैठ गईं और कहने लगी कि हमें माफ कर दें, हम दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। हमें बहुत अफसोस है, हमने सबक सीख लिया है, हमारी इतनी प्यारी बहन अब हमसे जुदा हो गई है, वो कभी वापस नहीं आएगी। सेठ साहब ने उनके सरों पर हाथ रख दिया, जिसका मतलब था कि उन्होंने माफ कर दिया है। इस वाकये के बाद वो दोनों बहनें बिल्कुल बदल गईं। उन्होंने तमाम गलत काम छोड़ दिए और अब हिजाब भी पहनने लगी थी। एक बहन
کھو کر ہی صحیح لیکن انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا. میں بھی وہیں کام کرتا رہا, میرا گھر بھی اچھی طرح چل رہا تھا, اور اب میں بھی کسی کو میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا, کیونکہ مصیبت کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے.